हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं शेखावटी एग्जाम अड्डा पर। और कल की जो क्लास रहने वाली रही थी, आप सभी को पता है, जिसने क्लास ली थी और कैसे क्वेश्चन रहने वाले पढ़ किए थे, क्या नहीं किए थे, सारे के सारे क्वेश्चन किए थे हमने इन्वायरमेंट स्टडीज के। आज आपके लिए लेकर आया हूँ इन्वायरमेंट एथिक्स, पर्यावरण नैतिकता के बारे में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक बार ईमानदारी से पढ़कर चले जाना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। और हम बात करने वाले हैं अब इन्वायरमेंट एथिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? इन्वायरमेंट एथिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, वो सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है जी। तो इसमें पर्यावरण क्या रहेगा, एक रात पहले पढ़कर जाओ, और कंप्लीट रिवीजन रहने वाला है। पूरी की पूरी सीरीज केवल और केवल एक घंटे में निपटाने वाले हैं। केवल ध्यान से सुनना, मोबाइल को लैंडस्केप कर लो और केवल एकाग्रित होकर सुनते रहिए। चलते हैं अब, पहले देखते हैं इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो इन्वायरमेंट का ये पास कैप्सूल है, ठीक है, शेखावटी यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, और आप सभी मुझे जानते ही हो। चले अब लो जी, पहला ही पहला एनवायरमेंट एथिक्स शॉर्टर आंसर क्वेश्चन है। छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से बड़े क्वेश्चन बनते हैं, बस ध्यान से सुनते रहना। जो जो बातें बोलूं वो एक दिमाग में सेट करते रहना, है ना। कल जैसे ट्रिक के आधार पर बताया था ना, उसी आधार पर चलने वाला है। पर्यावरण नैतिकता क्या है? व्हाट इज इन्वायरमेंट एथिक्स? पर्यावरण नैतिकता क्या है? पर्यावरण नैतिकता एक दर्शन शास्त्रीय शाखा है जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों का अध्ययन करती है। इस बात पर विचार करती है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। पर्यावरण नैतिकता क्या है कि दर्शन एक किस कौन सी है, फिलोसफी, दर्शन शास्त्रीय शाखा है, ठीक है। फिर मनुष्य और पर्यावरण के मध्य, दोनों के मध्य क्या करती है, नैतिक संबंधों को, कि पर्यावरण को बचाने के लिए मनुष्य को कौन कौन से कदम, या वो उसको हानि पहुंचाने में क्या किस प्रकार भागीदारी है। तो इन्वायरमेंट एथिक्स है ब्रांच ऑफ फिलोसफी, स्ट्रेटजी मॉरल, ये आप सभी जानते हो ना। जो इंग्लिश वाले हैं वो भी देख सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को लेकर क्लासें हैं। बीएससी, बीकॉम, बीए, जिनके जिनके पर्यावरण एथिक्स है, नैतिकता है, उन सब के लिए काम आने वाली है। पहली क्या है, पर्यावरण नैतिकता क्या बताई मैंने? पर्यावरण नैतिकता एक दर्शन शास्त्रीय शाखा है जो मानव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध है उनका क्या करती है, अध्ययन करती है, क्या करती है, स्टडी करती है उसका, ठीक है। और ये इस बात पर विचार करती है मनुष्य की प्रकृति के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए, कि मनुष्य को प्रकृति के साथ में व्यवहार कैसा करना चाहिए। चले अगला, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा रहने वाला है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पर्यावरण नैतिकता के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स? पर्यावरण नैतिकता के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। कौन कौन से, कितने हैं? 5 सिद्धांत दिए गए हैं। ह्यूमन सेंट्रेड एथिक्स, मानव केंद्रित, मानव केंद्रिकता, लाइफ सेंट्रेड एथिक्स, जीव केंद्रिकता, पारिस्थितिक केंद्रिकता, इकोसिस्टम, गहरी पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी, इको नारीवाद, इकोमिनिज्म, क्या, इकोमिनिज्म। याद रहेगा, मानव केंद्रित किस पर है? पहले तो मानव केंद्रित होना चाहिए, मानव केंद्रित के बाद में जीव केंद्रित है, जीव केंद्रित के बाद में पारिस्थितिक, कल हमने खाद्य श्रृंखला पढ़ी थी, ठीक है। गहरी पारिस्थितिकी, फिर इको नारीवाद। याद रहेगी, 5 कौन कौन सी बताई है मैंने? मानव केंद्रित, दूसरी कौन सी बताई है? जीव केंद्रित, पारिस्थितिक केंद्रितता, और गहरी पारिस्थितिकता, और इको नारीवाद। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मानव केंद्रित दृष्टिकोण क्या है? ऑर्थोपेनिक दृष्टिकोण है ना। व्हाट इज एंथ्रोपेट्रिक अप्रोच? मानव केंद्रित दृष्टिकोण क्या होता है भाई? मानव केंद्रित, पर्यावरण के प्रति मानव का केंद्र, पर्यावरण के प्रति मानव का दृष्टिकोण क्या है? यह दृष्टिकोण प्रकृति को केवल मनुष्य के लिए उपयोगी उपयोगी बना मानता है। यह दृष्टि मानव केंद्रित दो दृष्टिकोण है, वो याद रखना। क्या याद रखना है? कि केवल और केवल मनुष्य के लिए उपयोगी मानता है, कि जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण है वो किसके लिए उपयोगी है? मनुष्य के लिए उपयोगी है। इसके अनुसार पर्यावरण का संरक्षण केवल तभी आवश्यक है जब मानव जीवन के लिए लाभदायक होगा। क्या बोलता है? कि पर्यावरण का संरक्षण, बचाव तभी संभव है जब मानव समझेगा कि आगे की पीढ़ी
या मानव जीवन के लिए क्या है, बेनिफिट है, लाभदायक है, क्या है, लाभदायक है। वुमेन वेलफेयर, क्या बोल रहा है, वुमेन वेलफेयर है, अगर मानव जीवन के लिए क्या है, लाभदायक है, तभी वो क्या कर सकता है, पर्यावरण को बचा सकता है। जैसे कि पेड़ पौधे, उसे पता है कि पेड़ पौधे सारे काट दिए जाएंगे तो क्या ऑक्सीजन की कमी होगी और सांस लेने में तकलीफ होगी, तो उसी का क्या करता है वो, बचाव करता रहता है। क्लियर है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण नैतिकता का महत्व क्या है। पर्यावरण नैतिकता का महत्व क्या है भाई, व्हाट इज इम्पोर्टेंस इन ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स। फिर कि पर्यावरण नैतिकता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, निरंतर उपयोग, पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा करने में सहायता करती है। नैतिकता, नैतिकता का अर्थ होता है सही गलत या उस पर्यावरण को बचाने के उपाय। तो बचाने के उपाय या सहायता किस में सहायता करती है, यह पर्यावरण नैतिकता महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या करती है, रक्षा करने, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। इन्वायरमेंटल एथिक्स इज इम्पोर्टेंस एज इज प्रमोट्स, है ना, ये आप पढ़ लेना। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पारिस्थितिकी केंद्र। पारिस्थितिकी केंद्रित इकोसेंट्रिक दृष्टिकोण क्या है, पारिस्थितिकी केंद्रित क्या है, अभी इतनी देर यही पढ़े रही, यह दृष्टिकोण पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को महत्व देता है, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को क्या करता है, महत्व देता है और मानता है कि सभी जीवों का अस्तित्व है और उनका पारिस्थितिकीय योगदान महत्वपूर्ण है, चाहे वे सीधे मानव उपयोग के लिए हो या नहीं हो। जीव जितने भी है वे सीधे के सीधे मानव उपयोग के लिए हो या ना हो, सारे के सारे क्या करते हैं, क्या करते हैं, सीधे अस्तित्व है, महत्व देता है भाई पारिस्थितिकी तंत्र। घास है, घास को मेंढक खाएगा, मेंढक को और खा जाएगा, जैसे हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा, शेर मानव भी खाता है शेर को, ठीक है। क्लियर है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, पर्यावरण नैतिकता और सतत विकास के बीच का संबंध है भाई, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल एथिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी, देखते हैं। पर्यावरण नैतिकता सतत विकास को बढ़ावा देती है। पर्यावरण नैतिकता जो आपकी इन्वायरमेंटल एथिक्स है वो क्या करती है, क्या करती है भाई, ये आपकी प्रमोट करती है किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सतत विकास को बढ़ावा देती है क्योंकि यह संसाधनों के न्याय संगत और जिम्मेदार उपयोग पर बल देती है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण क्या रहे, सुरक्षित रहे। क्लियर है। पर्यावरण नैतिकता और सतत विकास के बीच संबंध क्या है, ये याद रखना कि नैतिकता, जो पर्यावरण नैतिकता है वो क्या करती है, सतत विकास को बढ़ावा देती है और उसे और संसाधनों के न्याय संगत, भाई संसाधन है उनको क्या करें, न्याय संगत, जैसे जल है, पानी है आपका, जल है, जल को अगर आज हम सही ढंग से उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहेगा। अगर हम ज़्यादा दोहन करेंगे, जैसे पेट्रोलियम है, जैसे आपका पेट्रोलियम है, हम गाड़ियों को भगाएंगे, पेट्रोलियम का ज़्यादा दोहन करेंगे, एक तो इससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, दूसरे इसकी खपत, ये इसको ऐसे ऐसा एक क्या है, खनिज है जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, खत्म हो जाएगा आने वाली पीढ़ी के लिए, ठीक है। फिर है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गहरी पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी क्या है, व्हाट इज डीप इकोलॉजी। गहरी पारिस्थितिकी एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण है जो मानता है कि प्रकृति प्रकृति का मूल्य केवल मनुष्य के लिए नहीं है बल्कि स्वयं के लिए भी होता है। यह मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और जैव विविधता को बनाए रखने पर बल देती है। गहरी पारिस्थितिकी क्या होती है कि क्या मानती है कि पर्यावरण एक पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, क्या है, एक गहरी दृष्टिकोण है, क्या है, दृष्टिकोण है, अप्रोच है, क्या है,
एक पर्यावरणीय अप्रोच है, पर्यावरणीय अप्रोच है जो मानता है कि प्रकृति का मूल्य केवल मनुष्य के लिए नहीं है, कि प्रकृति जो मूल्य है, प्रकृति का मूल्य है, वो केवल और केवल वैल्यू बियॉन्ड इज यूजफुलनेस टू ह्यूमंस, मनुष्य के लिए ही नहीं है। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि बल्कि स्वयं के लिए। अगर पर्यावरण स्वयं की रक्षा नहीं करेगा तो पर्यावरण ही धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, नष्ट होता चला जाएगा। ये भी बोल रहा है कि यह मानवीय हस्तक्षेप को क्या कम करने और जैव विविधता को बढ़ाए रखने पर क्या करती है, बल देती है। क्लियर है, याद है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपके लिए पर्यावरण नैतिकता उद्योग और व्यापार में कैसे लागू होती है। आपकी पर्यावरण नैतिकता जो है वो उद्योगों और व्यापार में कैसे लागू होती है। हाउ इज इन्वायरमेंटल एथिक्स अप्लाइड इन इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस। पर्यावरण नैतिकता उद्योगों और व्यापार में इस तरह लागू होती है। किस तरह लागू होती है, देखते हैं। एक तो ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा, कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण, प्रदूषण नियंत्रण और नैतिक व्यापारिक नीतियां क्या क्या किस किस आधार पर लागू होती है व्यापार और उद्योग पर। तो याद रखना, एक तो आपकी कौन सी, हरित ऊर्जा, ठीक है। हरित ऊर्जा का उपयोग, कचरा प्रबंधन का पुनर्चक्रण, प्रदूषण नियंत्रण, पोल्यूशन कंट्रोल, नैतिक व्यापारिक नीतियां, एथिकल बिजनेस पॉलिसी। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा, इको नारीवाद। हमने पढ़ा था इको नारीवाद। इको नारीवाद क्या है, इको फेमिनिज्म क्या है, इको फेमिनिज्म क्या है भाई, व्हाट इज इको फेमिनिज्म। इको नारीवाद एक सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन है। ये क्या है, एक प्रकार का पर्यावरणीय आंदोलन है। क्या है, पर्यावरणीय आंदोलन, ठीक है। जो यह दर्शाता है कि पर्यावरणीय विनाश और स्त्री शोषण आपस में जुड़े हुए हैं। यह समाज में स्थायी सामंतवादी दृष्टिकोण, समतावादी दृष्टिकोण अपनाने पर क्या करता है, जोर देता है। ये क्या बोल रहा है कि आपका पर्यावरण, पर्यावरण प्लस स्त्री आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। दोनों के दोनों क्या हुए हैं, आपस शोषण पर्यावरण का अगर हम अधिक शोषण करेंगे या स्त्री का शोषण, क्या शोषण, ये दोनों के दोनों शब्द आपस में क्या हुए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ये याद रखना है। समतावादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर, भाई समानता, समतावादी, समानता, समान दृष्टिकोण, इक्वल अप्रोच, इक्वल अप्रोच दृष्टिकोण, दृष्टिकोण अपनाने पर क्या करता है, बल देता है। क्लियर है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय समस्या क्या है, व्हाट इज इन्वायरमेंटल इश्यू। तो याद रखना है कि पर्यावरणीय समस्या वे समस्याएं हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के असंतुलन उपयोग और मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वनों की कटाई है, जलवायु परिवर्तन आदि। ये क्या है, सारी की सारी इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल इश्यू। क्या है, इश्यू, इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय समस्या। क्या है, पर्यावरणीय समस्या कौन कौन सी, जैसे कि आप एक मानो कि आपके पास में खनिज है, कौन सा, कोयला। कौन सा खनिज है आपके पास में, कोयला खनिज है। इस कोयले का आप दोहन करोगे, क्या करोगे, दोहन करोगे, तो क्या हो जाएगा, इससे एक तो धुआं निकलेगा। क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। साथ ही साथ ये कोयला जलने के बाद में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि इससे क्या बन जाती है, राख बन जाती है। राख, राख का रिफॉर्मेंसमेंट नहीं हो पाता, पुनर्चक्रण नहीं हो पाता, वापिस कोयला नहीं बना सकते। तो ये साथ साथ एक तो ये क्या हो रहे हैं, क्या बोल रहा है, असंतुलित उपयोग। इसका ज्यादा उपयोग होगा तो ये कम हो जाएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। दूसरी बात क्या होगी कि इससे धुआं निकलेगा तो पर्यावरण प्रदूषण होगा, पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषण होगा। चले नेक्स्ट, पर्यावरणीय समस्या क्या क्या है याद रखना, जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वनों की कटाई है, जलवायु परिवर्तन है। वनों की कटाई भी मानो कि कोई एक जंगल है, इस जंगल में कोयले के भंडार मिले हैं, ठीक है। कोयले के भंडार मिले तो यहाँ पर जितने भी पेड़ थे, वो जितने भी पेड़ थे उन पेड़ों को क्या कर दिया जाएगा,
काट दिया जाएगा। अगर पेड़ों को काटे तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। और यहाँ पर जल भी क्या होगा, साथ साथ प्रदूषित होगा, क्योंकि बादल आएंगे, बादल के सामने धुआं होगा, धुआं से वो पूरा का पूरा जो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा जमीन पर आएगा, तो जल प्रदूषण होगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रदूषण क्या है, व्हाट इज पॉल्यूशन। प्रदूषण क्या होता है, व्हाट इज पॉल्यूशन, व्हाट इज कुछ भी याद रहे, जैसे भी याद रहे, क्या भी याद रहे, है ना। बोल रहा है व्हाट इज पॉल्यूशन, जब हानिकारक पदार्थ जैसे रसायन है, गैस है, धूल है, कचरा है, क्या क्या बोल रहा है, रसायन, गैस, धूल, कचरा, क्या बोल रहा है, रसायन, गैस, धूल, कचरा, ये सारे सारी आदि पर्यावरण में मिलकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, हम प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम प्रदूषण कहते हैं। क्या बोल रहा है कि पोल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सबस्टेंस सच ए सिनेमिकल, केमिकल है भाई, केमिकल, गैसेस, डस्ट एंड वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। आगे देखो, डैमेज ऑफ नेचर एंड लिविंग बींग्स, भाई नुकसान, किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं वो क्या होता है, पर्यावरण को मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखना, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं वो क्या होता है, प्रदूषण होता है, कैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रदूषण के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के प्रकार कितने हैं, पोल्यूशन के मुख्य प्रकार निम्नलिखित है, कितने हैं, 6 प्रकार दिए हुए हैं। कौन कौन से है, एयर पोल्यूशन होता है आपका, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन होता है, और आपका थर्मल पोल्यूशन होता है। कौन कौन से होता है, एक तो आपका वायु प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण, फिर क्या है, वाटर, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के आपके बाद में मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्रदूषण, है ना। फिर आपका नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, फिर रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव मतलब रेडियोधर्मी, रेडियो प्रदूषण, और आपका तापीय प्रदूषण। ये सारे सारे वायु प्रदूषण कैसे होता है, जैसे कि धुआं के कारण, डस्ट उड़ेगी तो डस्ट से भी होता है। जल प्रदूषण, मानो कि हमने कल कारखाने लगाए और फैक्ट्रियों के नाले जो निकलने वाला केमिकल है वो जल में छोड़ देते हैं। मृदा प्रदूषण, और आजकल हम कितने रासायनिक रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रही है, मृदा प्रदूषण हो रही है। ध्वनि प्रदूषण, डीजे डाजे ज्यादा बजाए जाए, है, ठीक है। रेडियो धर्मी प्रदूषण, ये किससे होता है सर, तो रेडियो धर्मी प्रदूषण किससे होता है, तरंगों से, मोबाइलों से। अब आपको पता ही है कि 5G चल रहा है ना, 5th जनरेशन। तापीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, जितना ताप, जितनी क्या होगा, जितना ज्यादा धुआं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन या ओजोन परत को नुकसान होगी, तो पराबैंगनी किरणें सीधी आएंगी जिसे हिमनद पिघलेंगे और ताप बढ़ता जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है आपकी, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के, और बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी करवाने पड़ेंगे। वायु प्रदूषण क्या है और इसके स्रोत क्या क्या है भाई, वाह, व्हाट इज एयर पोल्यूशन एंड इट्स सोर्स, सोर्स क्या क्या है भाई, जो आपका वायु प्रदूषण होता है इसके सोर्स सोर्स क्या क्या होते हैं, है ना। कैसे, तो पहले तो ये कि वायु प्रदूषण होता क्या है, किससे होता है, क्या है क्या नहीं है। जब वायुमंडल में हानिकारक गैसें, धूल, धुआं और रसायन अधिक मात्रा में मिल जाते हैं, क्या क्या मिल जाते हैं, गैस, धूल, धुआं और रसायन आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं एयर में, है ना, वायु में मिल जाते हैं, और अधिक मात्रा में मिल जाते हैं, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। किस में मिल जाते हैं, वायुमंडल में, किस में मिल जाते हैं, आपके वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मुख्य स्रोत, इसके होने से मुख्य स्रोत कौन कौन से, किन से होता है, तो उद्योगों और वाहनों से निकलने वाली गैसें, जीवाश्म ईंधन का जलना, कोयला, पेट्रोल, डीजल, और जंगलों की आग, और
पराली जलाना, कभी कभार हम क्या देखते हैं, जैसे पंजाब की साइड से देखते हैं कि गेहूं काट लिए गए या धान काट लिया गया, धान चावल, चावल को क्या पहले उनकी बली बाली अलग कर ली जाती है, अलग करने के बाद में जो ढेर होता है उस ढेर को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जिससे भी क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर भी होता है ना, एयर पोल्यूशन होता है, जिससे भी आपका क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। चले नेक्स्ट, याद रखना है एक एक बात है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय क्या है। अब हम जो वायु प्रदूषण मानो कि हो गया, लेकिन इसे रोकने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, क्या क्या है क्या नहीं है, देखते हैं कौन कौन से उपाय रहने वाले हैं। एक तो है हरित ऊर्जा स्रोतों, जैसे सौर है, पवन ऊर्जा का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाना चाहिए। हरित ऊर्जा, ग्रीन ग्रीन एनर्जी, है ना, हरित ऊर्जा स्रोत जैसे पवन ऊर्जा है आपकी और सौर ऊर्जा, इससे क्या होता है कि एक तो इको पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, एक ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि आपने देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आवाज उत्पन्न नहीं करती है, ना किसी प्रकार का धुआं छोड़ती है। फिर है सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, जैसे कि आज के समय हम क्या देखते हैं कि हर व्यक्ति के पास में क्या है, अपनी एक बाइक है, कहीं भी जाना होता है बेटा मारा की करो ला चल दिया। तो इससे क्या होता है कि ज्यादा डीजल का या पेट्रोल का ज्यादा दोहन होगा, ज्यादा दोहन होगा तो ज्यादा धुआं उत्पन्न होगा, ज्यादा धुआं उत्पन्न होगा तो वायु प्रदूषण होगा। इससे क्या बोल रहा है कि सार्वजनिक परिवहन जैसे रोडवेज है, इन जैसी परिवहनों का प्रयोग करना चाहिए। पेड़ पौधों को अधिक संख्या में लगाना, भाई पेड़ तो लगाने ही लगाने चाहिए। एक मोदी जी ने भी कह रखा कि एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। फिर है कि औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण, औद्योगिक उत्सर्जन पर क्या करना चाहिए आपका, नियंत्रण करना चाहिए, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है जल प्रदूषण क्या है और इसके स्रोत क्या क्या है। जल प्रदूषण क्या क्या होता है पहले तो ये देखेंगे, फिर इसके मेन मेन सोर्स क्या है वो देखेंगे कि जल प्रदूषण रियल मीनिंग क्या है जल प्रदूषण की वो देखेंगे साथ ही साथ। और इसी में भी क्या है, जब जल में हानिकारक रसायन, गंदगी, कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट मिल जाता है, क्या क्या मिल जाता है, रसायन, गंदगी, कचरा और औद्योगिक अपशिष्ट मिल जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। तो इसके जो मुख्य स्रोत रहने वाले हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं, मुख्य स्रोतों की बात करें तो मुख्य स्रोत कौन कौन से रहने वाले हैं इनके, एक तो औद्योगिक और घरेलू कचरा, है ना, घरों से जो कचरा निकाला जाता है वो सारे के सारे हम क्या कर देते हैं, पानी के पास में ऐसे फेंक देते हैं। और औद्योगिक से आपको पता ही है अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। कृषि में कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग, हम क्या कर रहे हैं, कृषि कार्यों के लिए यूरिया का छिड़काव, आजकल तो पोटास और सब कुछ डालने लगे हैं। और बारिश होती है, बारिश के साथ साथ में उसके जो रासायनिक रासायनिक खाद है, जो आपकी रासायनिक खाद है वो उनके साथ पानी के कणों में मिलकर नीचे तक जाती है, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। नदियों में धार्मिक और अन्य अपशिष्ट डालना, यह सबसे बड़ा रहने वाला है, नदियों में धार्मिक अनुष्ठान। हाँ भाई जी, दादाजी गया, हाँ दादाजी गया, ठीक है, दादू जी की एक लोटा में काई कर ली आप, अस्थियां गाल ली, है ना, अस्थियां गाल ली, गया गंगा जी पर, है ना। हरिद्वार से पहले गंगा नदी एकदम पवित्र नदी और साफ नदी रहती है, हरिद्वार में जैसे ही जाते हैं मैं तो फूल तिरा रहा हूँ। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए इन बातों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय क्या है भाई। अब वाटर पॉल्यूशन हो चुका है तो इसको कंट्रोल करने में हम मेजर्स क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है। एक तो औद्योगिक कचरे को पानी में बहाने से पहले क्या करना चाहिए, उसे शुद्ध करना चाहिए, ठीक है। दूसरी है प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट जल को स्रोतों में न डालना चाहिए, भाई प्लास्टिक कभी गलती नहीं है। जल संरक्षण और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए, भाई जैसे आपके घर के पास में एक कुई बना दी गई, इस कुई में आपके घर का पूरा पानी आ रहा है, एकत्रित हो रहा है, फिर इसी पानी को फिल्टर के द्वारा क्या कर दिया जाना चाहिए, पुनर्चक्रण और वापस उपयोग में लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषण कम होता है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके लिए मृदा प्रदूषण क्या है और इसके स्रोत क्या क्या है। व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन और इसके सोर्स क्या क्या है।
जब मिट्टी में जहरीले रासायनिक, प्लास्टिक, भारी धातुएं, अन्य अपशिष्ट मिल जाती है तो इसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। क्या बोल रहा है कि जब मिट्टी में जहरीले रासायनिक, प्लास्टिक, भारी धातुएं, अपशिष्ट काफी मात्रा में मिल जाए तो क्या हो जाता है, मृदा प्रदूषण हो जाते हैं। इसके मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो वाहनों और मशीनों का शोर, है ना, वाहनों और मशीनों का शोर, लाउड स्पीकर, यह ध्वनि प्रदूषण का किस में दे दिया रे, यह ध्वनि प्रदूषण है भाई। क्या है, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत है भाई, है ना, वाहनों और मशीनों का शोर, लाउड स्पीकर और पटाखों का उपयोग, औद्योगिक गतिविधियां। इसके स्रोत कहाँ रह गए, तो इसके स्रोत आपको पता है कि खेतों में कीटनाशकों का छिड़ाव, कीटनाशकों, कीटनाशकों का छिड़काव, छिड़काव, ठीक है। चले नेक्स्ट। लो जी, एक इकाई आपकी कंप्लीट है। अब हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिक्स है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, दूसरा ये इसी में रहने वाला है, याद रखना। पारिस्थितिकीवाद, इकोलिज्म क्या होता है, पारिस्थितिकीवाद क्या होता है, ये याद रखने वाली बात है। क्या है कि पारिस्थितिकीवाद क्या है, इकोलिज्म एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है जो पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को प्राथमिकता देती है। क्या बोल रहा है कि पारिस्थितिकी, इकोलिज्म क्या है, इकोलॉजिज्म क्या है कि एक राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है। क्या है, पॉलिटिक्स और सोशल विचारधारा है, ठीक है। और क्या करती है, पर्यावरण को संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन को प्राथमिकता देती है भाई। पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, साथ ही साथ जो आपकी पारिस्थितिकी है इसे पुनरुद्धार के लिए चलानी चाहिए। यह मानता है कि आर्थिक विकास की बजाय प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण है। क्या बोलता है, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है भाई, जल्दी जल्दी कंप्लेन, जल्दी जल्दी आप याद रखना क्या बोल रही है ये। इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा क्या मान रही है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ से ज्यादा क्या मान रही है कि बजाय प्रकृति और पर्यावरण को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, संरक्षण को अधिक महत्वपूर्ण मानती है आपकी क्या, पारिस्थितिकीवाद। क्या मानती है, पारिस्थितिकीवाद, स्थिति, पारिस्थितिकवाद। क्लियर है। चले नेक्स्ट में। लो जी, ये आपके लिए नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीवाद, इकोलॉजिज्म के मुख्य सिद्धांत क्या क्या है ना, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजिज्म, इकोलॉजिज्म, प्रकृति का आंतरिक मूल्य, प्रकृति का आंतरिक मूल्य, ठीक है, प्रकृति का आंतरिक मूल्य क्या है ना, प्रकृति हमें क्या क्या करती है ना, सतत विकास, निरंतर जो विकास चलता रहता है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना चाहिए, फिर है कि आपका जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए, जीवों को, फिर है संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करना चाहिए, जो जितने संसाधन उपलब्ध है उनको बराबर भागों में उपयोग करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ना चाहिए। ये सारे के सारे इसके कितने 5 सिद्धांत रहने वाले हैं, नोट कर लेना इस बात को। पारिस्थितिकीवाद और पर्यावरणवाद में क्या अंतर है भाई, इकोलॉजिज्म एंड इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटलिज्म के क्या क्या रहने वाला है। तो पर्यावरणवाद क्या होता है, मुख्य रूप से प्रदूषण और संसाधनों को संरक्षण पर केंद्रित है। पर्यावरणवाद क्या करती है कि एक तो आपका प्रदूषण, दूसरा आपका संसाधन, इन दोनों को क्या करती है, संरक्षण करती है, बचाव करती है। जबकि पारिस्थितिकीवाद क्या करती है, व्यापक दृष्टिकोण है, ये तो आपका क्या है, संकीर्ण, क्या है, संकीर्ण दृष्टिकोण, छोटा दृष्टिकोण है ना। यह आपका क्या है, व्यापक बड़ा दृष्टिकोण है जो अपनाता है। यह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की बात करती है कि सारा का सारा ही बचना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है आपका इको नारीवाद, इको फेमिनिज्म क्या है, हाँ ये भी तो पढ़ा था, इको फेमिनिज्म ही तो पढ़ा था। इको नारीवाद क्या है, ये एक सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन है जो मानता है कि पर्यावरणीय विनाश और महिलाओं के दमन में समानता है। ये प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत उपयोग और लैंगिक समानता की वकालत करता है। क्लियर है। याद रखना कि इकोनिज्म फेमिनिज्म आगा, नारीवाद आगे तो क्या कर रहा है कि नारी समानता की बात करेगा, लैंगिक न्याय संगतता की बात करेगा, प्राकृतिक संसाधनों के न्याय संगत उपयोग के बारे में बात करेगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है इको नारीवाद के मुख्य सिद्धांत क्या क्या है। तो एक तो प्रकृति और महिलाओं के जो प्रति शोषण होता है उसका विरोध करता है ना, ओपोजिशन में जो वुमेन और
नेचर और वुमेन के साथ में जो जितना भी शोषण हो रहा है, उस शोषण का क्या करता है ये, विरोध करता है। दूसरा सिद्धांत क्या है इसका, दूसरा प्रिंसिपल क्या है इसका, पितृसत्ता और पर्यावरणीय विनाश के संबंध को समझाना। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग करना। चौथा है सामुदायिक स्थिरता और सह अस्तित्व को स्थापित करना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सतत विकास क्या है, निरंतर विकास क्या है। तो यह एक ऐसा विकास मॉडल है जिसे वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न हो। मतलब कोई भी आपके पास में उपलब्ध संसाधन है, उसका प्रयोग इस आधार पर करना कि ये धीरे धीरे कम होते जाए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या रहे, बचे हुए रहे। नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर बात करें, सतत विकास के तीन मुख्य स्तंभ है। सतत विकास के कौन कौन से मुख्य स्तंभ कितने हैं, तीन मुख्य स्तंभ है। तो तीन कौन कौन से रहने वाले, एक तो आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक सामाजिक स्थिरता और पर्यावरणीय स्थिरता। कौन कौन सी, आर्थिक सामाजिक पर्यावरणीय, कौन कौन सी है, तीन स्तंभ कौन कौन से है सतत विकास के तीन, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरण, ठीक है। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट है सतत विकास के लक्ष्य क्या है। सतत विकास के लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र यूएन, यूनाइटेड ने 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए, जिनका उद्देश्य गरीबी हटाना, पर्यावरण संरक्षण करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। 2015 में 17 में क्या किया था, सतत विकास का एक लक्ष्य रखा गया, निर्धारित किए गए, जिनका उद्देश्य एक तो गरीबी हटाना था, संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण करना, सामाजिक समानता को क्या करना था, बढ़ावा देना था। सतत लक्ष्य के कौन कौन से बताए गए हैं, लक्ष्य कौन कौन, सतत विकास के लक्ष्य कौन कौन से, तो गरीबी हटाना, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, सतत विकास और पारिस्थितिकीवाद में क्या अंतर है। सतत विकास और पारिस्थितिकीवाद में क्या अंतर है। सतत विकास क्या होता है, यह पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन बनाने पर जोर देता है। क्या क्या पर, पर्यावरण, पर्यावरण प्लस आपके आर्थिक विकास, कौन सा विकास, आर्थिक विकास के संतुलन बनाने पर बल देता है। लेकिन जबकि परिस्थिति की बात आपने पढ़ रखा कि पर्यावरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, भले ही आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़े, पर्यावरण को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास को बढ़ावा देने के उपाय क्या क्या है। सतत विकास को बढ़ावा देने के उपाय, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। नवीकरणीय ऊर्जा हमने कल पढ़ी थी, कौन सी होती है, नवीकरणीय, जिसको वापिस से बनाया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी। जल और संसाधनों का संरक्षण, जैसे जल का और संसाधनों का संरक्षण, हरित प्रौद्योगिकी का अपनाना, सतत कृषि प्रणाली का विकास करना, और आपकी जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करना। ये सारे के सारे क्या है, सतत विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय है। कितने, 5 उपाय है, याद कर लेना, ठीक है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर बात करें तो जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है। यह मोस्ट रहने वाला है, चाहे आप किस तरीके से भी याद रखो, इन चीजों को याद रखना है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो जल संचय क्या है, प्राकृतिक जल स्रोतों से वर्षा जल को एकत्रित करने और इन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए संरक्षित करने की प्रक्रिया। यह जल की कमी को कम करने और भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। जल संचय मतलब एकत्रित करना, जल को एकत्रित करना, कोलेक्टिंग, कोलेक्टिंग किसको, जल का संचयन करना, जल को इस उद्देश्य से कि आगे, एक तो विभिन्न उद्देश्य से, जैसे जल हमने पौंड में, एक तो बारिश का जल एकत्रित करते हैं पीने के लिए, एक पौंड बनाए हुए होते होते बड़े कृषि कार्यों के लिए, बांध बनाए जाते हैं नदियों पर, रोककर उसे विद्युत और क्या कृषि की जाती है। ये सारे के सारे क्या किए
चलो नेक्स्ट है कि जल संचय के मुख्य लाभ क्या क्या, जल संचय के मुख्य लाभ क्या क्या हो सकते हैं। एक तो लाभ में, एक तो सीधी बात है कि अगर हम जल का संचय करेंगे, जल को एकत्रित करेंगे, तो एकत्रित होने के बाद में जिस जगह पर एकत्रित करेंगे, रिसाव होकर क्या करेगा, जल नीचे जाएगा और भूजल स्तर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे कि आप IGNP को ले लो, IGNP कौन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिससे क्या हो चुका है, जैसे ही रेगिस्तान में पानी नहीं था, रेगिस्तान, और रेगिस्तान में क्या नहीं था, पानी नहीं था, आज वहाँ क्या हो रही है, स्वयं की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है, स्वयं की समस्या। हनुमानगढ़ के बड़ोपल, हनुमानगढ़ के बड़ोपल नामक स्थान पर स्वयं की समस्या, क्यों, क्योंकि पानी ज्यादा है और धीरे धीरे रेगिस्तान में भी स्वयं की समस्या देखने को, जिससे भूजल स्तर क्या हो गया, वहाँ का बढ़ गया और वहाँ की जमीन इतनी नम हो चुकी है कि पानी को सोख नहीं पा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि जल आपूर्ति में सुधार। इससे जल आपूर्ति में सुधार होता है, कृषि और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। भाई कृषि, पानी होगा तो कृषि होगा और पेयजल भी होगा। फिर है कि जल अपव्यय को रोकना, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना। ये 5 इसके क्या रहने वाले हैं, मुख्य लाभ रहने वाले हैं वाटर हार्वेस्टिंग के। चले नेक्स्ट है माइक्रो और मैक्रो कैचमेंट क्या है। भाई साहब क्या क्वेश्चन आया है, माइक्रो एंड मैक्रो कैचमेंट क्या है। तो माइक्रो कैचमेंट छोटे पैमाने पर जल संचयन तकनीक, जिसमें जल को स्थानीय स्तर पर इकट्ठा किया जाता है, जैसे खेत, तालाब, छत, है ना। क्या बोल रहा है, माइक्रो, माइक्रो का अर्थ क्या होता है, छोटा। माइक्रो का अर्थ क्या होता है, छोटे छोटे, जैसे खेत का तालाब है, छत है, छत का हम पौंड में करते हैं, किस में करते हैं, पौंड में, जैसे पानी एकत्रित करते हैं। और मैक्रो कैचमेंट क्या होता है, बड़े पैमाने पर जल का संचयन करने की जो तकनीक होती है, जिसमें जल को व्यापक क्षेत्रों में एकत्रित किया जा सकता है, जैसे झीलें, बांध, नदियां, है ना। ये क्या होता है आपका व्यापक। मैक्रो कैचमेंट होता है, एक माइक्रो कैचमेंट और एक मैक्रो कैचमेंट। माइक्रो कैचमेंट छोटे क्षेत्रों में और मैक्रो कैचमेंट बड़े क्षेत्रों में। ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पारंपरिक जल संरक्षण की विधियां क्या है। व्हाट आर व्हाट आर ट्रेड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ आर कन्वर्सेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन है भाई, कंजर्वेशन है। हाँ ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हाँ ठीक है, पारंपरिक जल संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है। एक जैसे कुंड होता है, राजस्थान में उपयोग किया जाने वाला भूमिगत जल संचय तंत्र होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पौंड बनाते हैं, है ना, कुंड। एक होती है बावड़ी, सीढ़ीदार संरचनाएं जो जल को संरक्षित करने के लिए बनाई जाती है। एक होता है तालाब, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचय के लिए छोटे जल निकाय होते हैं। एक होती है झील, झील पहाड़ी क्षेत्रों में जल संचय की पारंपरिक प्रणाली है। आहर पाइप प्रणाली, आहर पाइप प्रणाली बिहार और झारखंड में प्रचलित है जल संचय की प्रणाली है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की अगर ग्रीन और ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक क्या है। अरे वाह, व्हाट आर ग्रीन एंड ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। हाँ ये क्या है, देखते हैं क्या है। ग्रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो जल संचय की कौन सी तकनीक, जल संचय संचय की ऐसी तकनीक जिसमें वर्षा जल को मिट्टी में अवशोषित किया जाता है और इसे कृषि उपयोग के लिए संरक्षित किया जाता है। ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि मिट्टी में ही इस पानी को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है और उसी मिट्टी से क्या किया जाता है, कृषि उपयोग के लिए संरक्षित किया जाता है। ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग ये क्या, जल संचय की तकनीक जिसमें सतह जल, जलाशयों, झीलों और कृत्रिम जल संरचनाओं को संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमुख लाभ क्या क्या है। तो मिट्टी की नमी बनाए रखना, कृषि उत्पादक में वृद्धि करना, भूजल पुनर्भरण में सहायक होता है और यह जल अपव्यय को रोकता है, जल का गलत उपयोग को या जल के अत्यधिक उपयोग को क्या करता है, रोकता है। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट है ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमुख लाभ क्या क्या है ना। क्लास देख रहे हो तो 2 अक्ष में कर लेना, क्योंकि मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ। 2 अक्ष में करके देख लेना जिसे आपको, या 1.5 अक्ष में करके देख लेना, ठीक है।
तो हार्वेस्टिंग के प्रमुख लाभ क्या क्या है? स्थायी जल की उपलब्धता बढ़ती है इससे। सतही जल, है ना, भूमिगत जल क्या होता है, ऊपर की ओर आता है। जल आपूर्ति को सुचारू बनाता है, जल आपूर्ति को क्या करता है, सुचारू बनाता है। शहरी जल संकट को कम करता है ना। शहर के आसपास में बांध बना दिया जाता है, जैसे कि आपका बिसलपुर बांध है, जिससे जयपुर अजमेर शहर, जयपुर और अजमेर जैसे शहरों में पानी की आपूर्ति की जाती है, इससे संकट को कम किया जाता है। कृषि और औद्योगिक उपयोगों के लिए जल भंडार। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जल संचय की आधुनिक तकनीकें कौन कौन सी है? व्हाट आर द मॉडर्न वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक? कौन सी भाई, जो वर्तमान में हम यूज में लेते हैं, क्या वह पानी को एकत्रित करने के लिए जो वर्तमान में जो हम तकनीकें उपयोग लेते हैं, वो तकनीकें कौन कौन सी है? तो ये देखते हैं। छत से जल संचय करना, है ना, पहली कौन सी है? छत से जल संचय करने में कौन कौन सी है? तो वर्षा जल को छत से इकट्ठा करके जलाशयों में संग्रहित किया जाता है। फिर बायो पॉन्ड, ये क्या है? ग्रीन और ब्लू वाटर हार्वेस्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। एक पॉन्ड बना दिया जाता है, उसमें मिट्टी भर दी जाती है, और मिट्टी भरकर ऐसी भरी जाती है मिट्टी कि मिट्टी पूरा का पूरा पानी को सोख लेती है, लेकिन पानी बाहर नहीं जाता, उसी मिट्टी में रहता है। फिर है चेक डैम, जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए, भू जल स्तर बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। प्लास्टिक लाइनिंग जलाशय, कृषि जल में कृषि जल में संरक्षण उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। वर्तमान में देखते होंगे बड़े बड़े पौंड बनाए जाते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है कि जल संचय को बढ़ावा देने के लिए क्या उपयोग किए जा सकते हैं? जल संचय और जल, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं? तो वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाना, मेकिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी, इसको अनिवार्य कर देते हैं भाई। वर्षा जल है, हर घर के पास में एक पौंड होना चाहिए, पौंड में वो वर्षा जल, उस छत का जल एकत्रित किया जाएगा। जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, गांव गांव में जाकर जागरूकता फैलानी चाहिए कि पानी को बचाना है आने वाली पीढ़ियों के लिए, नहीं तो खतरा उत्पन्न हो सकता है। पानी को बचाने से ये फायदा हो सकते हैं, आप पानी को पीने पीने के काम में ले सकते हो, और कृषि कार्यों में काम ले सकते हो, और अन्य कार्यों में भी पानी को काम ले सकते हो। जल संरक्षण के लिए सरकारी योजनाएं लागू करनी चाहिए, जैसे सरकार हर एक खेत में क्या करवा रही है, पौंड बनवा रही है। ठीक है। जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए, संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए ना, ऐसी संरचनाएं बनानी चाहिए जहाँ पर पानी एकत्रित हो। नेक्स्ट की अगर बात करें, जल संचय के संरक्षण में, जल संचयन और जल संरक्षण में क्या, वाह वाह, ये देख लेना भाई थोड़ा सा ना ध्यान से। जल संचयन और जल संरक्षण, व्हाट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर वाटर कंजर्वेशन? इन दोनों में क्या अंतर है? जल संचयन वर्षा जल को इकट्ठा करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है जी, जबकि जल संरक्षण जल की बचत और सतत उपयोग की प्रक्रिया है। ठीक है, दोनों कोई, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जल संचयन क्या है, कि वर्षा जल को एकत्रित करने की एक क्या है, तकनीक है। उसी के संदर्भ में हम अगर बात करें जल संरक्षण की, तो ये क्या है कि जल को बचाने की बात करता है। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट, जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं, है ना। जल संचयन को बढ़ाने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाने प्रमोट करने के लिए वर्षा जल संचयन करना अनिवार्य है। जागरूकता जल संचय निर्माण, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और बस एग्जाम से पहले एक बार देख कर चले जाना, एकदम बढ़िया तरीके से आप सभी का क्या रहेगा, अच्छा पेपर रहेगा। सभी को बेस्ट ऑफ लक। क्लास को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको केवल और केवल शेयर के बटन पर दबाना, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में पर्यावरण नैतिकता या इन्वायरमेंटल एथिक्स की एग्जाम देगा, उसके पास तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी रही थी, क्या समझ में आया था, क्या नहीं। अगर समझ में ना आया तो एक बार और देख ले क्लास को, लेकिन एग्जाम में जब बैठेगा ना, तब बोलेगा मैं ही याद आऊंगा आगे बेटा, हाँ वो पढ़ा रहा था वहां पर। ध्यान से पढ़ ले बस। गुड बाय, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और एग्जाम में आप अव्वल करके आए। शुक्रिया।